नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने और नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उन्हीं के देश में अब तक हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनके मंत्रियों सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर दी है ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। साथ ही बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब तो हसीना के विरोधियों में टॉप नेता या कहे पीएम बनने की होड़ मच गई है। पर इन सब के बीच सबकी नजर यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। तो बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई सारी खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से, लेकिन शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते और पाकिस्तान से बदतर रास्ते पे चल पड़ा है। बांग्लादेश का बर्बाद होना पूरा तय है। कई सारी चीजें आज पिछले 24 घंटों में हुई है। पहली बार अमेरिका की तरफ से सीआईए के स्पोक्स पर्सन ने जुबान खोली है। मतलब सीधा सीधा कि अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वहां बदलाव आया है। और सबसे बड़ी चीज, बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसको भी समझना जरूरी है कि जब से ये इंटरिम सरकार आई है अब तक इन लोगों ने एक भी फैसला नहीं लिया है। ले ही नहीं पा रहे फैसला। एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ इस्लामिस्ट है, तीसरी तरफ बीएनपी है और चौथी तरफ वापसी करने के लिए इस सारी चीजों के इस नए सिस्टम का प्रतिरोध करने के लिए अवामी लीग के लोग एकत्रित हो रहे हैं। भाई 20 लाख लोगों को तुमने इकट्ठा करके सत्ता परिवर्तित कर दिया तो 20 लाख लोग अवामी लीग के भी सड़क पे आ सकते हैं, वो भी आगजनी कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। क्या है पूरा टाइट सिचुएशन। पहले आपने जो जिक्र किया, बहुत सारे लोग मैं दिख रहा हूं कि अब तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया हुआ है बांग्लादेश के साथ हमने, तो वापस करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, मोदी बैठे हुए हैं यहां पे, यारों के यार हैं, वो नहीं भेजा जाएगा। बांग्लादेश को जितना ढनमन करना है करते रहिए। कारण दो पहलू, एक वो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। ये बूचर्स लोगों के, कसाई लोगों के सामने शेख हसीना को सौंपा नहीं जा सकता। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, दे विल किल हर, जेल में बंद कर देगा। दूसरी चीज, आप फोर्स भी नहीं कर सकते। कारण जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच, उसका आर्टिकल 8 क्या कहता है? उसका आर्टिकल 8 कहता है दैट अलाउ द डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट नॉट मेड इन गुड फेथ और इन गुड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कि अगर भारत को ऐसा लगेगा कि न्याय संगत नहीं है और अच्छे टेस्ट में नहीं है तो उसको डिनाय कर सकती है। डिनाय करने के और भी तरीके हैं। साफ साफ कहता है द ट्रीटी डज नॉट कवर केसेस डीम्ड पॉलिटिकल इन नेचर विच कुड पोटेंशियली एक्सक्लूड हसीनाज केस। खत्म कहानी। कि पॉलिटिकल इन नेचर है ये, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। बहुत दबाव होगा तो एक अलग कहानी सुनने को आ रही है कि बहुत दबाव हुआ तो मॉस्को जाकर के बैठ जाएगी, फिर मंगवाते रहना है, फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते रह जाना है ना, फिर अमेरिका चाइना सब जगह आरती उतारते रह जाना। कोई मदद नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं कि रशिया चली जाएगी, मॉस्को चली जाएगी? क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान की असहमति के बावजूद यू वेंट इन, यू क्रिएटेड अ केओस, स्पॉन्सर्ड अ मूवमेंट और उसके बाद डेमोक्रेसी और इसके नाम पे जो है आप जरा देखिए क्या हुआ है। अमेरिका की तरफ से बयान आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं,
पेंटागन की तरफ से, मतलब आर्मी वहां का बयान कर रही है। इसका मतलब क्या है? जो मैंने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते नहीं, पाकिस्तान से बदतर रास्ते में, जहां कहीं भी आर्मी के दखल से कोई कू या तख्ता पलट की कहानी रची जाती है तो वो डिपार्टमेंट तो पेंटागन के पास है। देखिए क्या खबर आई है, अभी बस कुछ देर पहले आई है। द यूनाइटेड नेशन हैज सेड इट विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टू सपोर्ट देयर शेयर्ड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट सच एज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। बांग्लादेश के साथ इंडो पैसिफिक में जो है फ्री एंड फेयर और डेमोक्रेसी, जो शेयर्ड इथोस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जमाते इस्लामी के लोग जो वहां खून के प्यासे बनकर ईसाइयों, सिखों, बुद्धिस्टों और हिंदुओं के प्यासे उनको काटने की बात कह रहे हैं, वहां पे शरिया का कानून लगाया जा रहा है, और ये शेयर्ड इंटरेस्ट अमेरिका का क्या है? इन बंगालियों को जो है ये मछली खाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको अभी तक समझ में नहीं आया है। ये चाइना और अमेरिका घुसने दोगे, माथा पे चढ़ने दोगे, वो देश बर्बाद हो गया। अभी आऊंगा मैं कि कहानी एक से एक एक्सपर्ट्स क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही है अमेरिका के अंदर। जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर्स और मैगजीन्स वो क्या बातें कर रहे हैं। जहां कहीं भी अमेरिका ने पैर रखा वहां बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। चाइना ने जहां पैर रखी वहां बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा, वो एंटी इंडिया, एंटी मोदी। आखिरकार जो है घुटने टेकने पड़ेंगे मोदी के सामने ही। क्या बोला गया? वी डू हैव अ डिफेंस रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। अचानक से डिफेंस रिलेशनशिप, हमने रिसर्च किया, वहां डिफेंस रिलेशनशिप तो ज्यादा चाइना का है बांग्लादेश के साथ। ये कौन कह रहा है? पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट रेडन, वो कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस में, कि बांग्लादेश के साथ हमारा डिफेंस रिलेशन। मतलब क्या है कि आर्मी टू आर्मी कम्युनिकेशन चल रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी के लिए नहीं, आर्मी टू, क्योंकि ये जो प्रोफेसर यूनुस जो ये तो अमेरिका के स्टूज हैं, नोबेल प्राइज मिला, खबरें आ रही है, वहां भी छप रही है कि किस तरह क्लिंटन ने पैसे देकर के लॉबी करके इसको नोबेल प्राइज दिलवाया, तरह तरह से इनका जो बैंक वाला सिस्टम चलता है उसको फंड करवाया और चिता करके रखा, वहां उसने गड़बड़ियां भी की, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो वहां पे ये जो बाइडेन की सरकार है, वहां पे जितने ओबामा की सरकार थी, मतलब डेमोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा धमकी दी जाती थी शेख हसीना को कि प्रोफेसर यूनुस के खिलाफ सारे केसेस हटा लो। आगे क्या बोला गया? एज इट रिलेट्स टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स यू नो वी वुड एक्सपेक्ट ह्यूमन राइट्स टू बी ऑब्जर्व्ड एंड देयर टू बी एन अवॉइडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ वायलेंस। और प्ली कर रहे हैं कि वहां पे वायलेंस तो रोज हो रहा है, क्या कर लोगे आपके लोग वहां पे। और इसलिए आर्मी का प्रेशर इतना ज्यादा है, आर्मी के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, पेंटागन का प्रेशर है, इस वजह से कोई वहां पे एक्शन ही नहीं हो रहा है। और ये एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? इस सरकार के पास मैक्सिमम 2 महीने समय है टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, चाहे वो इकोनॉमी का स्फेयर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशन। 2 महीने से ज्यादा समय नहीं है, और 2 महीना बीता और चीजें रास्ते पे नहीं आई तो फिर कोहराम मचेगा, फिर कत्लेआम होगा। ये आप लिख ले। ये इस्लामिस्ट चाह रहे हैं वहां पे जिहाद, वहां पे सरिया, वहां पे सब कुछ हो, और जो स्टूडेंट्स जो माथे पे पट्टा बांध करके रेवोल्यूशन ला रहे थे वो बोल रहे हैं बट डेमोक्रेसी हो। और ये दोनों तो एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं। जहां इस्लाम वहां डेमोक्रेसी नहीं, जहां डेमोक्रेसी वहां इस्लाम का सिस्टम नहीं होगा। ये दोनों तो, ये तो चलेगा नहीं। अमेरिका ने क्या किया?
और बहुत सारे लोग यहां हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं, भाई दलाली शुरू हो गई लोगों की कि नहीं अमेरिका ने नहीं किया, ये तो खामखा शेख हसीना जो है वो उस तरह, ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे सब कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक किताब आई है बोस्टन कॉलेज के प्रोफेसर लिंडसे ओरोक, ये महिला प्रोफेसर, इन्होंने किताब लिखी कोवर्ट रिजीम चेंज अमेरिका सीक्रेट कोल्ड वॉर। वो पूरे किताब में अमेरिका ने किस किस तरीके से कहां कहां इस तरह के ऑपरेशन किया, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है। क्या है लब्बो लुभाव, बिटवीन 1947 एंड 1989, मतलब कोल्ड वॉर के पीरियड में यूएस ट्राइड टू चेंज अदर नेशंस गवर्नमेंट 72 टाइम्स, 72 जगह कू करने की कोशिश की, 72 जगह कोल्ड वॉर के समय। वो किताबी उसके ऊपर एक्सपर्टीज प्रोफेसर है। व्यूइंग अटेम्प्ट्स at regime change as cost effective strategy to boost US security and power. Of these 66 attempts were covert operation and 6 were overt. 72 बार आपने इस तरह की कोशिश की। अभी क्या हुआ, ये इमरान खान क्या कह रहे हैं, क्या अमेरिका ने किया? बस सारे लोग झूठ बोलेंगे, सारे लोग झूठ बोलेंगे। वही दोनों का जो सिस्टम वैसे ही दिख रहा है कि सीक्रेट मीटिंग होती है, वो डोनाल्ड की लू जो है वो बातचीत करता है, वो प्रेस में कुछ बोलता है, फिर अचानक से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आप अमेरिका के खिलाफ गए, इमरान खान इसलिए नप गए, उनको मना किया गया कि भाई आप रूस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे, मोदी जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो मोदी के चक्कर में वो नप गए, और उसके बाद जब बाहर आए तो भी वो मुंह उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो हटाया गया। बोले देखो ये खुद मुख्तारी किसको कहते हैं, मोदी साहब वहां जाते हैं, वहां से अमेरिका ने मना किया कि वहां से पेट्रोल मत लो, डीजल मत लो, वो पेट्रोलियम गैस मत लो, लेकिन वो बंदा अपनी देश के लिए वो अमेरिका से भिड़ गया। तो इलेक्शन में ऐसे थोड़ी 240 आया है। सारी गंदगी, सारा गंद फैलाने की कोशिश कर ली अमेरिका ने और चाइना ने कि मोदी को हटाओ, लेकिन देश की जनता साथ में थी, इन गद्दारों को जरा सा भी मौका नहीं मिला। तो ये तो अमेरिका के लोग कह रहे हैं, और अपनी इस किताब में उन्होंने 2 लोगों को कोट भी किया कि किस तरह का ऑपरेशन जो है अमेरिका करता है। कोई बेसिकली ये क्या है कि इलीगल काम है, ये यूनाइटेड नेशंस के जो है सबसे सीक्रेट जो डिक्टम है उसका जो है अवहेलना है। सीआईए के फॉर्मर डायरेक्टर्स को कोट किया गया, व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कोट किया गया। इसमें पूरी डिटेल है कि किस तरीके से वो करते हैं, और वो अकेले नहीं है। अलेक्जेंडर डॉन्स, प्रोफेसर एट जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक किताब लिखी कैटास्ट्रोफिक सक्सेस, व्हाई फॉरेन इंपोज्ड रिजीम चेंज गोज रॉन्ग। उन्होंने तो किताब जो लिखी गई पहली वाली, उसमें बताया कि भाई कैसे अमेरिका ने 72 बार कोशिश की और सरकारों को बदलने की कोशिश की। 66 बार जो है वो कोवर्ट था और 6 बार ओवर्ट था। इन्होंने किताब लिख डाली कि रिजीम तो बदल दिया, उसके बाद क्या हुआ। बंगालियों को ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें पूरा डिटेल है। 2-3 महीने में वो देश बर्बाद हो जाता है। कई बार, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो इक्वाडोर हो, लैटिन अमेरिका में ढेर सारी कंट्रीज, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया में, ये जहां जहां इसके पैर पड़ते हैं। अब देखिए ये झूठा मुल्क, सद्दाम हुसैन को हटाना था क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ था, वो हट नहीं पा रहा था, इलेक्शन वगैरह वहां पे होता नहीं था। आपने प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी उसे आप हिला नहीं पाए, तो एक क्रिएट कर दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसके पास है।
बायोलॉजिकल वेपन से इसके पास कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बाद में अपने कांग्रेस के अंदर इन लोगों ने माफी मांगी कि ये फेक न्यूज था, हमने बस चढ़ाई करने के लिए। आज जो लोग सत्ता के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अमेरिका की दलाली किया, ये इराक के अंदर, आज इराक में क्या हाल है? एक ही धंधा वहां चलता है, प्रोस्टिट्यूशन। दूसरा कोई काम नहीं होता वहां, कुछ नहीं होता वहां, बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान ये हाल क्यों है? ये अफगानिस्तान की हाल क्यों है? कोल्ड वॉर के समय रूस से बचने के लिए आपने जो है नजीबुल्लाह को वहां पे खत्म करवाया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के साथ मिलकर के इन लोगों ने तालिबान क्रिएट किया। अभी देखिए क्या हाल है वहां की जनता का। ये पाकिस्तान ये तो सबसे प्यारा दोस्त था, सबसे प्यारा दोस्त। भाई कितने देश को जो अमेरिका F-16 देता है, ये F-16 क्या हाल है पाकिस्तान का, देख रहे? तो उस किताब में यही बताया गया है कि भाई ये बर्बाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इंतजार कर रहे हैं कि जरा स्थिति क्या है। कारण एक तो इकोनॉमिक कोलैप्स एकदम आंख के सामने नजर आ रहा है। नंबर 2, वहां की सरकार पंगु हो गई है। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है प्रोफेसर यूनुस कि वो क्या करे क्या ना करे। स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे थे वो तो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे थे कि शेख हसीना जो है वो तो, और यहां तो आर्मी पीछे से रिवॉल्वर लगा करके बैठाई हुई है। डिसीजन आर्मी ले रही है। आर्मी का आधा वो पाकिस्तानी, वो एक और बीमारी है इस्लामिक कंट्रीज में, प्रोफेशनल आर्मी इन लोगों के पास होता ही नहीं है। जो आर्मी में चला जाता है वो समझता है कि भाई हम अल्लाह के सिपाही हो गए। तो ये जो इस्लामिस्ट मानसिकता वाले जो आर्मी के अंदर है उनका भी विद्रोह होगा। चाइना अलग अपने लोगों से वहां पे मामले को अपनी तरफ टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझिए कि चारों तरफ से ये लोग तो फंस गए। और बहुत दिनों से पहली बार आज जो है अमेरिका की तरफ से बयान आया पेंटागन। इसका मतलब है कि ये कोई डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं कंट्रोल किया जा रहा है, सीधे सीधे आर्मी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का बयान आया है। कब आपने सुना था लास्ट कि पेंटागन के किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के बारे में कमेंट किया हो? नहीं। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का बयान आया, वहां तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी की। नवंबर में बदलेगा रास्ता, डोनाल्ड ट्रंप फिर आ जाएंगे। लेकिन उनकी ही पार्टी के और प्रेसिडेंशियल रेस में जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे थे, विवेक रंगस्वामी इंडियन ओरिजिन के हैं और अपने हिंदू होने पे बड़े फख्र में, उनका भी बयान पीछे पीछे आ गया, जो बता रहा है कि सरकार बदलेगी, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आएगी तो सरकार का रुख क्या होगा। वो उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हिंदुओं की रक्षा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अब अमेरिका से भी बड़े बड़े लीडर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से ये बांग्लादेश फंस गया। अच्छा होगा प्रोफेसर साहब को कि वो बाकी तो अपना एडजस्टमेंट करते रहें। ये एंटी मोदी और एंटी इंडिया स्टैंड अगर इन्होंने लिया तो जो काम 3 महीने में होना है वो 1.5 महीने में ही खत्म हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो भारत में शरण लेने के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगले कदम को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में ही है। यहाँ वो बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अपनी जान को खतरे के चलते शरण ले रखी है। पर इसी बीच बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। BNP ने कहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत कई अन्य
अपराधों में मुकदमा दर्ज है। हमारा आग्रह है कि आपको कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सरकार को उन्हें यानी शेख हसीना को सौंप देना चाहिए, पर भारत सरकार, मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।